यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मनोविज्ञान की कक्षाओं में बाल विकास के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे व्यक्तित्व की। बीएड फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व जो है उससे हर साल प्रश्न आते हैं। यूपी टीईटी हो, सीटीईटी हो, सुपर टीईटी हो, रीट हो या शिक्षा से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, उसमें व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चर्चा हम कर रहे थे व्यक्तित्व की, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में, व्यक्तित्व के अर्थ के बारे में, व्यक्तित्व की परिभाषा के बारे में। उसके अलावा हमने व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे व्यक्तित्व के मापन की, यानी कि व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियों की अगर हम बात करें तो इसमें दो प्रकार, सबसे पहले हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक प्रक्षेपी विधियां और दूसरा अप्रक्षेपी विधियां। अगर हम प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो प्रक्षेपी विधि उस विधि को कहते हैं कि जिसमें हम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को दूसरों के सामने फेंकते हैं। प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना, थोपना, फेंकना या थोपना। प्रक्षेपी का मतलब होता है फेंकना या थोपना। जैसे आप देखते हैं कि जब आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो पिक्चर हॉल में आप देखते हैं क्या कि एक मॉनिटरिंग हॉल होता है, एक मॉनिटरिंग रूम होता है और वहीं से एक प्रकाश का पुंज जो है उस पर्दे पे फेंका जाता है जिस पर्दे को आप देखते हैं। तो वो क्या होता है, प्रक्षेपी वही है कि इस कमरे से एक लाइट का, एक प्रकाश का पुंज जो है उस पर्दे पे फेंका जाता है और उस पर्दे पे क्या होता है, वह दिखाई देता है। या आपने प्रोजेक्टर को देखा होगा, प्रोजेक्टर भी यही इसी पे काम करता है कि उससे भी एक प्रकाश का पुंज है वह क्या उस प्रोजेक्टर पे या उस पर्दे पे फेंका जाता है, उस पर्दे पे वो चित्र दिखाई देता है। तो प्रक्षेपण का मतलब होता है फेंकना या थोपना, यानी हम अपनी जो इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं को या जो हमारे अचेतन मन में होता है उसको जब हम दूसरों के सामने प्रकट करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तब उस प्रकार की जो विधियां होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां। और दूसरा अप्रक्षेपी का मतलब जिस पे हम किसी प्रकार के इस टाइप की फेंकने की बात नहीं करते हैं, थोपने की बात नहीं करते हैं। हम अपनी अच्छाइयों को तो दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन जो बुराइयां होती हैं वो हम दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते, दूसरों से साझा नहीं करते हैं। और हमको अगर किसी के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसके किसी भी एक पहलू को लेकर के हम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब हम उसके व्यक्तित्व की जानकारी इस प्रकार से नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो इसका मतलब हम उसके बारे में जान नहीं सकते हैं। तो पहला जो इसमें प्रकार आया वह प्रकार यह है कि प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में किया क्या जाता है, प्रक्षेपी विधियों में हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, अचेतन मन का। और अचेतन मन के अलावा हम अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। जबकि जब हम अप्रक्षेपी विधियों की बात करेंगे तो यहाँ हम चेतन मन के बारे में, उसके विशेषताओं को जानने का प्रयास करते हैं और हम इसको प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करते हैं। अब जो अचेतन मन है और जो चेतन मन है, अचेतन मन और चेतन मन, ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, अचेतन मन और चेतन मन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्राइड ने दिया। सिगमंड फ्राइड ने हमको तीन प्रकार के मन की बात बताई। जो इसमें पहला बताया इन्होंने, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ये तीन मन है, ये तीन मन है। चेतन की अगर हम बात करें तो ये पूरे मन का 1/10 होता है और अचेतन की बात करें तो ये 9/10 होता है।
यानी इसकी जो हिस्सेदारी है वो 10% है और इसकी जो हिस्सेदारी है वो 90% है। और बाकी जो बचता है अर्धचेतन, तो आप कहेंगे बचता क्या है? बचता तो कुछ नहीं है, 10% यहाँ गया, 90% यहाँ गया, बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो जो हम हमारे अचेतन मन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अचेतन में तो हमारे रहती हैं, केवल 10%। हम जो जागृत अवस्था है, जो चेतन अवस्था है, वो हमारा कुल का 10% ही है केवल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो 10% बनाम 90%, यानी चेतन बनाम अचेतन 10% बनाम 90%। तो 10% के द्वारा हम किसी के व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। हमको उस 90% के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही होगा जो अचेतन मन के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन यह जो अचेतन मन होता है वो क्या होता है कि जिसको हम, जिस इच्छाओं को दमित कर चुके होते हैं, जिन बातों को हम दमित कर चुके होते हैं, समित कर चुके होते हैं, जबरदस्ती हम अपने अचेतन मन में भेज चुके होते हैं, जो हमारे जो पूर्व की या भूत की जो हमारी कड़वी यादें थी, उसको हम क्या करते हैं? भुलाने का प्रयास करते हैं, उसको अचेतन में भेजने का प्रयास करते हैं और वही अचेतन मन में चला जाता है। तो जो कुछ हमारे अचेतन मन में है उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं, जब कोई हमसे पूछता है तो हम कहते हैं बस बस याद आ रहा है, याद आ रहा है, मुहम्मा है, मुहम्मा है। तो जब ये शब्द हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि वह ना तो अचेतन में है ना तो चेतन में है। ऐसी अवस्था वही होती है जो अर्धचेतन की होती है। और इस चेतन, अर्धचेतन, अचेतन की जो तुलना की है सिगमंड फ्राइड ने, उन्होंने कहा है कि बर्फ का टुकड़ा जो पानी में तैरता, यानी हिमखंड का वह टुकड़ा जो पानी में तैरता है, उसी से इसकी तुलना उन्होंने की है चेतन, अचेतन और अचेतन की। तो 1/10 और 9/10, चेतन 1/10 होता है, अचेतन 9/10 होता है। तो बगैर हम अचेतन के बारे में जाने, हम किसी के व्यक्तित्व के बारे में कोई भी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, पूर्व कथन नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब हमको अचेतन मन के बारे में जानना ही होगा। तो जो हमारी प्रक्षेपी विधियां होती हैं वो अचेतन मन से होती हैं, और अचेतन मन में हमारे भूतकाल के जो कड़वी यादें होती हैं, जो दमित इच्छाएं होती हैं, जो विचार हमारे होते हैं, वो उसमें जाके दब जाते हैं, उसमें हम उसको भेज देते हैं। वही विचार, वही दमित इच्छाएं उस अचेतन मन में रहती हैं। तो अगर हम प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो इसमें अचेतन मन का हम अध्ययन करते हैं, और अचेतन मन के साथ साथ इसमें हम अचेतन मन का अध्ययन करते हैं, और यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि जब हम अचेतन मन की बात कर रहे हैं तो हमने आपको बताया कि इसमें वो हमारे जो ऐसे विचार थे जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते थे, हमारी ऐसी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो सकती थी, या हमारी जो कड़वी यादें थी जिसको हम भुलाना चाहते हैं, इस टाइप की बातों को ही हम अचेतन मन में दमित कर देते हैं, और वो सारी बातें उसी अचेतन मन में निवास करती हैं, अचेतन मन में रहती हैं। जो हमारे अवगुण होंगे उसके बारे में हम किसी से बात करना नहीं चाहेंगे। तो जब हम अचेतन मन के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमको जिस भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम पता करने का प्रयास करते हैं, वह सीधा सीधा ना बता करके वह किसी के ऊपर थोपता है कि ऐसा होगा, ये कर दिए, वो कर दिए, इस टाइप की बातें उसमें होती हैं। तो हम प्रक्षेपी विधियों के द्वारा अचेतन मन या अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं उसी के बारे में हम सबसे पहले अगर जानकारी प्राप्त करें तो इसमें सबसे पहला होता है IBT। पहला है IBT, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट, इसी को हिंदी में कहते हैं रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण। रूरसा स्याही धब्बा परीक्षण। दूसरे की अगर बात करें तो TET,
थीमेटिक TAT CAT और SCT ये 4 है। तो थीमेटिक अपर्सेप्शन टेस्ट। जो तीसरा है CAT, चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। और चौथा है SCT सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट। अब IBT, TAT, CAT और STT, इसमें जो TET होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसको कहते हैं बालक संप्रत्यक्ष परीक्षण। और लास्ट वाले को कहते हैं शब्द पूर्ति परीक्षण। ये 4 प्रकार के टेस्ट हो गए, IBT, TAT, CAT और SCT। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। रोसा स्याही धब्बा परीक्षण क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण क्या है, बालक संप्रत्यक्ष परीक्षण क्या है और शब्द पूर्ति परीक्षण क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से फिर आगे चर्चा करेंगे। अगर हम फिर से जो अप्रक्षेपी विधियां हैं, इन अप्रक्षेपी विधियों के बारे में अगर हम फिर से बात करें तो इसमें कई प्रकार के फिर से हो गए। यहाँ पे फिर से 3 प्रकार बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहला जो प्रकार होगा उसको हम आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ विधि कहते हैं। आत्मनिष्ठ या वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ या वैयक्तिक। दूसरा है वस्तुनिष्ठ और तीसरा है मनोविश्लेषण। जब हम आत्मनिष्ठ की बात करते हैं तो आत्मनिष्ठ की जो विधियां हैं, सबसे पहली विधि की अगर बात करें तो जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। जीवन इतिहास विधि। फिर उसके बाद उसके बाद अगर हम बात करें जीवन इतिहास विधि के बाद अगर हम बात करें तो प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि। फिर उसके बाद साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि। उसके बाद अगर हम बात करें तो साक्षात्कार विधि के बाद आत्मकथा लेखन। आत्मकथा लेखन। आत्मकथा लेखन विधि। ये हो गया आत्मनिष्ठ या वैयक्तिक जो विधि होते हैं, किसी भी व्यक्तित्व के बारे में हमको पता लगाने के लिए उसकी चर्चा इसमें हुई।
उसके बाद अवलोकन विधि, समाजमित विधि। इसमें अगर हम बात करें तो अवलोकन विधि, समाज मित विधि। उसके अलावा अवलोकन विधि, समाज मित विधि, निर्धारण मापनी, शारीरिक परीक्षण और मापन रेखा विधि। यानी निर्धारण मापनी, शारीरिक परीक्षण और मापन रेखा विधि, और लास्ट में अगर हम मनोविश्लेषण की बात करें तो मनोविश्लेषण में क्या आता है? सबसे पहले स्वप्न विश्लेषण के द्वारा हम क्या करते हैं? व्यक्तित्व का पता लगाते हैं कि अपने सपनों का जो होता है उसमें विश्लेषण किया जाता है शब्द साहचर्य और मुक्त साहचर्य के द्वारा। शब्द साहचर्य और फिर मुक्त साहचर्य, और लास्ट में हम कह सकते हैं कि समायोजन के द्वारा भी हम व्यक्तित्व की जानकारी प्राप्त करते हैं कि समायोजन कोई किस प्रकार से करता है, उससे भी हम व्यक्तित्व का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपका ये एक चार्ट बना, इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं उसको पहले हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियों में अगर आप देखेंगे तो IBT, TAT, CAT, SCT, और अप्रक्षेपी में देखेंगे फिर से तीन प्रकार, आत्मनिष्ठ या वैयक्तिक, फिर वस्तुनिष्ठ, फिर मनोविश्लेषणात्मक विधियां। इसमें जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि, साक्षात्कार विधि, आत्मकथा लेखन विधि। वस्तुनिष्ठ में अवलोकन, समाजमिति, निर्धारण मापनी, शारीरिक परीक्षण और मापन रेखा विधि। मनोविश्लेषण में स्वप्न विश्लेषण, शब्द साहचर्य, मुक्त साहचर्य और समायोजन विधि। ये आप इतने प्रकार से किसी भी व्यक्तित्व का आप क्या कर सकते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हैं। अब हम एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको, जैसे अगर हम IBT की बात करें, इंक ब्लड टेस्ट की अगर बात करें तो सन 1921 ईस्वी में हरमन रोसा ने, जो एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने IBT जो टेस्ट था उसको सबसे पहले उन्होंने दिया। IBT टेस्ट को सबसे पहले उन्होंने दिया। इसमें होता क्या है कि 10 कार्ड होते हैं, कुल 10 कार्ड होते हैं, और जो 10 कार्ड होते हैं 10 कार्ड पे कुछ इंक आप ले लीजिए, जैसे आप थोड़ा सा स्याही ले करके और किसी सादे पेज पे आप छिड़क दीजिए ऐसे, और एक बार उस कागज को बंद करके कागज को खोल लीजिए तो कोई ना कोई उस पर एक चित्र बनेगा। या आपने देखा होगा कि जब बादल आते हैं तो बादल में आपको कोई ना कोई एक फिगर दिखाई देता है, आप दूसरे को दिखाते हैं, कहते हो देखो हो बना है बाघ, और दूसरा उसको देख नहीं पाता है कि बाघ कहाँ बना है। यानी वो केवल हमको दिखता है, उसको नहीं दिखता है। आप दिखाते थक जाते हैं लेकिन उसको दिखता नहीं है। तो जब इंक ब्लास्ट का भी मतलब वही होता है कि जब आप थोड़ी सी स्याही लेकर के किसी सादे पेज पे आप ऐसे छिड़क देते हैं और फिर से कागज को मोड़ के खोलते हैं तो कोई ना कोई उस पर फिगर बन जाता है। इस प्रकार से 10 फिगर बने हुए कार्ड होते हैं जब हम IBT की बात करते हैं। तो जो ये 10 कार्ड होते हैं उसको हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला जो भाग होता है वह केवल सफ़ेद और काले रंग का होता है। पहला जो भाग होता है सफ़ेद और काले रंग का होता है। 5 कार्ड ऐसे होते हैं। जो 10 कार्ड हैं उसमें से पहला, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, पहला यानी जो 10 कार्ड हुए, इन 10 कार्डों में से अगर हम देखें तो कुल 10 कार्ड हो गए, और 10 कार्ड को हमने जब बांटा तो पहले वाले पार्ट में, पहले वाली उसमें 1 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, इसमें 2 और 3 आएगा, और इसमें 8, 9 और 10 आएगा। ये जो 1, 4, 5, 6 होता है ये वाइट होता है और ब्लैक होता है, और ये जो होता है वाइट होता है, ब्लैक होता है और रेड होता है, और ये जो होता है वो डिफरेंट कलर के होते हैं। तो
10 कार्ड इस प्रकार से बटे हुए होते हैं। पहले वाले 5 कार्ड व्हाइट और ब्लैक होते हैं, दूसरे जो 2 कार्ड होते हैं वो व्हाइट, ब्लैक और रेड होते हैं, और जो तीसरे कार्ड होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 4, कार्ड नंबर 5, कार्ड नंबर 6, कार्ड नंबर 7 ये व्हाइट और ब्लैक होते हैं। कार्ड नंबर 2 और कार्ड नंबर 3 व्हाइट, ब्लैक और रेड होते हैं, और कार्ड नंबर 8, 9 और 10 ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। इसके 10 कार्ड आपको समझ में आया होगा कि इंक लेकर के ब्लास्ट उस पर छिड़क दिया जाता है और उसको मोड़ करके फिर से दिखाया जाता है, कुछ ना कुछ चित्र बनता है। अब जिस बच्चे का हमको व्यक्तित्व परीक्षण करना होता है, जिस भी बच्चे का हमको व्यक्तित्व का परीक्षण करना होता है, उस बच्चे को हम कुछ निर्देश देते हैं कि हम आपको बारी बारी से एक कार्ड दिखाएंगे और उस कार्ड में आपको जो कुछ भी नजर आएगा आप उसको हमको आप बताएंगे। आपके पास समय का कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जितना देर चाहें उस कार्ड को आप देख सकते हैं और उसमें जो आपको नज़र आता हो वह आप हमको बता सकते हैं। और इस प्रकार से जो परीक्षक होता है वह उसकी बातों को क्या होता है, लिखता हुआ चला जाता है, जो वह बोलता है वह लिखता हुआ चला जाता है। 13 से 19 वर्ष के बच्चों के पर यह क्या होता है, लागू किया जाता है, जो IBT होता है वह। तो समय का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, अधिक से अधिक केवल प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया जाता है, यानी बच्चा जितना अधिक से अधिक बोलेगा, उस पर बात करेगा, वह उतना ही अपनी बातों को वह बताता है। अब बच्चे को जब कार्ड दिखाया जाता है तो 4 महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा क्या क्या, यानी उसकी विषय वस्तु क्या है। विषय वस्तु का मतलब कि बच्चे को उसमें दिखाई क्या दे रहा है। बच्चे को आदमी दिखाई दे रहा है, बच्चों को पशु दिखाई दे रहा है, बच्चे को किसी प्राकृतिक दृश्य कोई दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, विषय वस्तु उसकी क्या है, इस पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा, स्थान के बारे में कि जो इंक ब्लास्ट पूरा होता है उस पूरे चित्र को देख करके बच्चे ने अपनी प्रतिक्रिया दिया कि उसके किसी भाग को देख करके बच्चे ने प्रतिक्रिया दिया, इसको हम ध्यान में रखते हैं। और तीसरा, समय, कितना समय लिया अपनी प्रतिक्रिया को देने में या उस चित्र को देखने में उसने कितना समय लिया, ये बात फिर ध्यान दिया जाता है। और लास्ट में उसमें उसके गुण जो हैं वो किस प्रकार के गुण उसको नज़र आते हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है। 4 मुख्य बातों का उस पर ध्यान दिया जाता है। तो अब हम एक एक करके, हमने तो केवल आपको ऐसे ही इतना बता दिया, अब एक एक करके हम IBT, TAT, CAT, SCT इन सब के बारे में एक एक करके अब हम चर्चा करेंगे, एक एक करके अलग अलग से। तो आप पहले ये चार्ट पूरा बना लीजिएगा कि व्यक्तित्व के मापन की विधियां कौन कौन सी हैं, और इसके बाद एक एक करके हम चर्चा शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।